और अब आपको आज की सबसे बड़ी राजनीति की खबर बताते हैं। पिछले 2 महीने से देश की जनता नोटबंदी की वजह से परेशान रही और तमाम लोग नोटों वाले एटीएम के बाहर कतारों में लगे रहे। लेकिन अब हमारे देश के नेता वोटों वाले एटीएम के बाहर कतारों में लगेंगे, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज से ठीक 1 महीने के बाद 4 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 11 मार्च को यह पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी। इन 5 राज्यों में 16 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं और इन 5 राज्यों की जनसंख्या देश करीब 25 करोड़ है। यानी पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उसके 20% लोग सिर्फ इन 5 राज्यों में रहते हैं और इसीलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह समझिए कि आपको इन चुनावों पर नजर क्यों रखनी चाहिए। नोटबंदी के बाद यह पहला चुनाव होगा, इसलिए यह भी माना जा रहा है कि 11 मार्च को जब इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे तो उसे नोटबंदी के फैसले पर एक तरह का जनमत संग्रह भी माना जाएगा। नोटबंदी से लोग परेशान रहे और विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। संसद का शीतकालीन सत्र नोटबंदी की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन असल में इन राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद यह पता चलेगा कि नोटबंदी के क्रांतिकारी फैसले पर देश के आम लोग सरकार के साथ हैं या नहीं। नरेंद्र मोदी की छवि के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बीजेपी जीत गई तो इस जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा और अगर बीजेपी हारी तो हार के लिए भी नरेंद्र मोदी की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने किसी क्षेत्रीय नेता को अपना मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा नहीं बनाया है। चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर ही लड़े जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बाकी की तमाम पार्टियों ने मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह पहले से ऐलान कर दिया है। सिर्फ बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने यह नहीं बताया है कि उनके पास मुख्यमंत्री पद का कौन सा चेहरा है। जाहिर है बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। नोटबंदी के फैसले को पूरे विपक्ष ने एक स्वर में गलत बताया था। आपको याद होगा राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और मायावती, ये खास तौर पर इन नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा खोल दिया था। इसलिए इन 5 राज्यों के चुनावों में यह भी पता चलेगा कि विपक्ष के इन नेताओं की राजनीतिक दिशा सही थी या नहीं। इन नेताओं का जो पॉलिटिकल जजमेंट है वो सही था या नहीं था। इन चुनावों को 2019 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। केंद्र में सरकार चलाते हुए एनडीए को अब 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और बीजेपी का दावा है कि इन 2.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के इस दावे को भी परखेंगे। लोग अब अपने वोटों के जरिए ये बताएंगे कि 2.5 साल में उन्हें बीजेपी का काम पसंद आया या उन्हें नहीं पसंद आया। अब आपको इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की डेट शीट बता देते हैं। अगर आप इन 5 राज्यों में रहते हैं तो आपको चुनाव की तारीखें आज नोट कर लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 4 मार्च और 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 60 सीटें हैं और वहां 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 4 मार्च और 8 मार्च को मणिपुर में वोटिंग होगी। बाकी के 3 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। पंजाब में 117 विधानसभा सीट हैं और वहां 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। गोवा में 40 विधानसभा सीट हैं और वहां 4 फरवरी को वोटिंग होगी। जबकि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट हैं और वहां पर 15 फरवरी को मतदान होगा। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट 11 मार्च को आएगा। यानी 11 मार्च को यह पता चल जाएगा कि 13 मार्च को होली का त्योहार किस राजनीतिक पार्टी के लिए फीका रहेगा और कौन सी राजनीतिक पार्टी नॉन स्टॉप होली पार्टी करेगी, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन के बाद ही होली है। आज जैसे ही चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसी वक्त एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। यह विवाद आम बजट को लेकर हुआ है। इस बार का बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है और 4 फरवरी से 5 राज्यों के चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं करती हैं
खास तौर पर ऐसी घोषणाएं जो लोगों को बहुत लुभा सकती हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, तो चुनाव में उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इसलिए विपक्ष ने सरकार से बजट की तारीख अब बदलने की मांग की है। विपक्ष चाहता है कि सरकार इन चुनावों के बाद बजट पेश करे। बजट की तारीख बदलने के लिए विपक्ष ने राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। हालांकि सरकार का अब भी यही कहना है कि बजट तय समय पर पेश होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि बजट एक संवैधानिक जरूरत है, इसलिए बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। देश के सामने आज से 5 वर्ष पहले 2012 में भी ऐसी ही स्थिति थी और तब भी इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव थे और तब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट को टाल दिया था, यानी बजट की तारीख को आगे बढ़ा दिया था और चुनावी नतीजे आने के बाद ही 16 मार्च 2012 को बजट पेश किया गया था। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि 2012 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे और अब 2017 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति हैं और विपक्ष अब उन्हीं को ये चिट्ठी लिख रहा है कि बजट को चुनावों के बाद ही पेश किया जाए। अब प्रणब मुखर्जी के सामने एक बड़ी अजीब सी और विचित्र सी स्थिति होगी, क्योंकि जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने बजट को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर उनके क्या विचार होंगे ये जानना काफी दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब हम बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी कितने पानी में है। उत्तर प्रदेश की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 403 सीटें वहां पर हैं और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही असल में देश की राजनीति की धारा तय होती है। उत्तर प्रदेश में 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 17% वोट मिले थे, जो 2012 के विधानसभा चुनाव में घट गए और 2012 में उनका वोट प्रतिशत 15% रह गया। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 71 सीटें मिली थी और बीजेपी का वोट शेयर था 42.63%। बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनावों वाला परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी, लेकिन ये आसान नहीं है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 2007 में बीएसपी ने अपनी सरकार बनाई थी और उस वक्त बीएसपी को 30.43% वोट मिले थे। 5 साल के बाद 2012 में बीएसपी विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन उसके वोट शेयर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। 2012 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी को करीब 26% वोट मिले थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली, जबकि उसका वोट शेयर 19.77% था। इससे पता चलता है कि बीएसपी का ट्रेडिशनल वोटर यानी पारंपरिक मतदाता मायावती के अलावा और किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं देता, लेकिन बीएसपी सिर्फ अपने इस ट्रेडिशनल वोटर की बदौलत चुनाव नहीं जीत सकती, उसे और भी वोट चाहिए होंगी। शायद इसीलिए मायावती ने एक बार फिर अपने टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, यानी जाति और धर्म के आधार पर कुछ और वोट हासिल करने की कोशिश की है, जिसे हमारे नेता और चुनावी एक्सपर्ट सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं, क्योंकि यह शब्द सुनने में काफी अच्छा लगता है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 2007 में समाजवादी पार्टी बीएसपी से चुनाव हार गई थी और उस वक्त समाजवादी पार्टी को 25.43% वोट मिले थे। 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीता तब पार्टी को 29.13% वोट मिले और 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22.35% वोट मिले थे, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। सिर्फ 5 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। लेकिन इस बार भी समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में है और चर्चा की वजह है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच चल रही लड़ाई। अब आसान शब्दों में आपको इन 5 राज्यों के राजनीतिक हालात भी बता देते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी और किस नेता की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की ही करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि जनसंख्या और विधानसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा मदद की थी, क्योंकि 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटें मिली थी। इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल
समाजवादी पार्टी को लेकर है। समाजवादी पार्टी दूसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही है, लेकिन पारिवारिक विवाद की वजह से अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव आमने सामने आ गए हैं और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पिता और पुत्र दोनों ही दावा कर रहे हैं और इस पर आखिरी फैसला चुनाव आयोग को ही लेना है। लेकिन एक बात साफ है, अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन यानी अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो अखिलेश यादव एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगे और अखिलेश यादव का जो राजनीतिक कद है वो एक राष्ट्रीय नेता जैसा बन जाएगा। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर अखिलेश यादव इस बार इस विवाद से बाहर निकल आए और उन्होंने दोबारा चुनाव जीत लिया तो फिर 2019 में भी अखिलेश यादव को रोकना मुश्किल होगा, वो काफी लोकप्रिय नेता बन जाएंगे। लेकिन साथ ही ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई साबित होगा। बाकी लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, जैसे बीजेपी। समाजवादी पार्टी इसलिए लड़ रही है कि उन्हें वापस सरकार में आना है, दोबारा से सरकार बनानी है। लेकिन एक नेता ऐसा भी है यानी मायावती जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि मायावती 2012 से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हैं, लोकसभा में उनका एक भी सदस्य नहीं है और अगर इस बार भी उन्हें हार मिलती है तो सत्ता से उनकी दूरी लगातार 10 वर्षों की हो जाएगी। मायावती 2012 से ही सत्ता से बाहर हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इसलिए मायावती के लिए करो या मरो की स्थिति है ये, और मायावती अगर आगे लंबे समय तक चलना चाहती हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारत की राजनीति में तो इस बार उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत भी दांव पर है। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस के बुरे दिनों की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और असम में पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी, जबकि जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी और वहां भी कांग्रेस हार गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश में है, फिराक में है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा राहुल गांधी को, सबसे ज्यादा नुकसान होगा राहुल गांधी की छवि को और उनके फैसले लेने की क्षमता पर और भी बड़े सवाल उठने लगेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। उत्तराखंड में चुनाव जीतने से पहले कांग्रेस को अंदरूनी गुटबाजी से भी पार पाना होगा। गुटबाजी की वजह से कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार गिरते गिरते बची थी। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की पूरी कोशिश सत्ता में फिर से वापस आने की होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में वापसी की फिराक में है। यहां पर यह देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या वाकई इतनी ताकत अभी रखते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को पंजाब में जिता पाएं। लेकिन एक और बड़ी बात यह भी होगी कि अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत पंजाब में झोंकी हुई है। उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में चुनाव हार गई तो फिर उनके तमाम बयानों पर, उनके राजनीति करने के स्टाइल पर बहुत बड़े सवाल उठने शुरू हो जाएंगे और उनकी छवि को जो धक्का लगेगा वो अलग। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका मुकाबला कांग्रेस से है। इसके अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी गोवा में अपनी किस्मत आजमा रही है। और अगर मणिपुर की बात करें तो वहां कांग्रेस का शासन है। मणिपुर अब बहुत गिने चुने ऐसे राज्यों में है जहां कांग्रेस की सरकार बची है। मणिपुर में कांग्रेस की टक्कर वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से होगी। कुल मिलाकर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये इन चुनावों पर हमारी विशेष नजर रहेगी और जी न्यूज पर आप 5 राज्यों के चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज अब लगातार देख पाएंगे। और आज हमने आपको विस्तार से सारे समीकरण बता दिए हैं। अब आपको कल सुबह उठकर कोई अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।